हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटे, हम बात करेंगे आज इस वीडियो में क्लास 11 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी हमारी स्टार्ट हो चुकी है बेटे क्लास 11 एग्रीकल्चर की। क्लास 11 एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 में आपकी गेहूं की खेती है। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। तो समझिए बेटे, देखो क्लास आपका 11 एजी है। क्लास 11 एजी चैप्टर आपका 2 है और गेहूं की खेती। तो बेटे इस चैप्टर को अच्छे से हम कवर करेंगे। इसमें देखिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है वो आप ले लीजिए। पहले देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं के बॉटनिकल नेम की। जो बॉटनिकल नेम है गेहूं का वो क्या है? देखिए, बॉटनिकल नेम है टेट्रिकम एस्टिवम। टेट्रिकम एस्टिवम गेहूं का बॉटनिकल नेम है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्या है? बॉटनिकल नेम टेट्रिकम एस्टिवम। अगर हम इस गेहूं के फैमिली की बात करें तो फैमिली है पोएसी। फैमिली क्या हो जाएगी? पोएसी। अगर हम इसके ओल्ड नेम की बात करें तो ओल्ड नेम है ग्रेमनी। ग्रेमनी या पोएसी, आप बोल सकते हो ग्रेमनी या पोएसी। जो गेहूं का पौधा है वो किस फैमिली का है? ग्रेमनी या पोएसी। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम का मतलब है गुणसूत्र। अगर हम बात करें गुणसूत्र की कि गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, तो बेटे आप बताओगे 42। कितना? 42। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति देखिए गेहूं की कहाँ से है? दक्षिण पश्चिमी एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है गेहूं की उत्पत्ति के लिए। अब चलते हैं, हम बात करते हैं देखिए क्षेत्रफल और स्थान की। क्षेत्रफल और स्थान में हम ये देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गेहूं को पैदा करता है और किस राज्य में या किस देश में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है। तो समझो बेटे, हम सबसे पहले बात करेंगे विश्व की। विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादक देश कौन कौन से हैं समझो। विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं, देखिए चाइना, चीन है। चीन के बाद भारत, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया आदि। ये सब विश्व के देश हैं। विश्व में इतने देशों के अंदर भरपूर मात्रा में गेहूं की पैदावार होती है, यानी गेहूं उगाया जाता है। और भी राष्ट्र और भी देश हैं, लेकिन जो मेन है वो ये हैं आपके। कौन से? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया आदि। इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं को उगाया जाता है। अब आगे समझो आप भारत में अब हम बात करेंगे राज्यों की। तो देखो, भारत में केरल और नागालैंड। अगर हम केरल और नागालैंड को छोड़ दें, क्योंकि केरल और नागालैंड में प्रमुख रूप से गेहूं नहीं उगाया जाता, केरल और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में गेहूं उगाया जाता है। अब सभी राज्यों की बात कर रहे हैं तो देखो कौन कौन से राज्य हैं। पहला आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इसके साथ साथ में महाराष्ट्र प्रमुख गेहूं पैदा करने वाले राज्य है। देखो, अगर हम टॉप 3 राज्यों की बात करें उसमें भारत के अंदर, तो भारत में देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 3 राज्य मेन हैं कि जिसमें जहां पर गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है। देखो, एक लाइन मैंने नीचे आपके लिए लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अगर हम इन 3 राज्यों को टोटल जोड़ें तो इसमें 72.92% गेहूं का उत्पादन करते हैं। देखो, 72% चला गया कितना? भारत के अंदर 3 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो 3 राज्यों के अगर हम मिला के बात करें तो 72.92% गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब समझो, अब बात आती है कि सबसे ज्यादा, देखिए भारत के सभी प्रदेशों में की अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश गेहूं के क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों दृष्टियों से अग्रणी है। सबसे ज्यादा गेहूं का जो उत्पादन होता है
एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि आप ये बताओ भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहाँ पे गेहूं की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा होती है या सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से की बात करें या फिर उत्पादन की दृष्टि से आपसे पूछे, दोनों ही कंडीशन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। चलते हैं आगे की ओर। बेटे एक बात और समझ लीजिए, आपसे अगर एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप ये बताओ कि भारत का पूरे विश्व के अंदर भारत का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो देखो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर सेकंड स्थान है, द्वितीय स्थान है किसका, भारत का। किसके मामले में बेटा, गेहूं उत्पादन के मामले में भारत का द्वितीय स्थान है। एक नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट करके रखिए। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ विश्व में भारत का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना होगा द्वितीय स्थान है। अगर मैं पहले स्थान की बात करूं, फर्स्ट स्थान की बात करूं, तो जो फर्स्ट स्थान है वो हो जाएगा बेटा चीन। क्या हो जाएगा, चीन। और दूसरे स्थान पे हो जाएगा आपका भारत। अब बेटे हम गेहूं की खेती को स्टार्ट करेंगे। तो गेहूं की खेती स्टार्ट होने से पहले आपको करना क्या होगा बेटा, सबसे पहले देखिए खेत की करेंगे हम तैयारी। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सभी दोस्तों में अपने शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे, तो सबसे पहले देखिए गेहूं की खेती उगाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटे, सबसे पहले हमें खेत को तैयार करना होगा। खेत को किस प्रकार से तैयार करोगे, आपको पता है भी, खेत को तैयार करने के लिए खेत को 3-4 बार आप उसकी जुताइयाँ करोगे। किससे करोगे जुताइयाँ आप करोगे बेटे हैरो प्लस कल्टीवेटर से। देखो किससे करोगे आप, 3-4 जुताइयाँ करोगे हैरो और कल्टीवेटर से। जब आप उसको जुताई कर लोगे तो देखो क्या लगाओगे, आप अपने खेत में पाटा लगाओगे। जब आप पाटा लगाते हो तो भूमि क्या हो जाती है, मिट्टी क्या हो जाती है बेटे, भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और खेत कैसा हो जाता है, समतल हो जाता है। और खरपतवार रहित तैयार कर लेना चाहिए। जब आप खेत की जुताइयां कर देते हो, 3 से 4 जुताइयां कर देते हो, तो जो भी छोटे छोटे खरपतवार उसके अंदर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है खरपतवार रहित हमारा खेत जो है वो तैयार हो जाता है। आगे समझिए, देखिए दीमक और गुजिया। आपको पता है दीमक और गुजिया क्या है, कीट है। देखो दीमक और ये क्या है, गुजिया। दीमक और गुजिया कीटों के नियंत्रण के लिए, दीमक और गुजिया से को कंट्रोल करने के लिए लिंडेन डस्ट, क्या है बेटा, लिंडेन डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, कितना, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय भूमि में मिला देना चाहिए। जब आप खेत की अंतिम जुताई करते हो तो उस समय गुजिया और दीमक से बचने के लिए, ये कीट है, इनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, लिंडेन डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई करते समय आपको खेत के अंदर मिला देना चाहिए। अब समझिए एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आप ये बताओ गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गेहूं की खेती है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। तो इस पॉइंट को आप अपनी डायरी में नोट करिए। एक नंबर का क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी मानी जाती है, तो आपका आंसर होगा दोमट मिट्टी। तो देखो इस प्रकार से आपने खेत को तैयार कर लिया। कैसे तैयार करा खेत को, सबसे पहले आपको खेत को 3-4 बार आपकी उसकी जुताइयाँ करनी है। किससे जुताइयाँ करनी है, तो हैरो और कल्टीवेटर से। जब जुताइयाँ करके आपको क्या करना है भाई, पाटा लगाना है। पाटा लगाने से क्या होगा कि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी और खेत आपका समतल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कुछ कीट हैं जैसे दीमक और गुजिया। दीमक और गुजिया से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो लिंडेन डस्ट है उसको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप अंतिम जुताई करते हो खेत की, तो बेटे उसमें आपको मिला देनी है। और एक पॉइंट और आपको इस लिखना है कि भाई एक नंबर का आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है, बल लाइनर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विकल्प में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो आप बताओगे दोमट मिट्टी है, वो गेहूं की खेती के लिए सबसे बेस्ट है। अब देखिए हमने जब खेत को तैयार कर लिया, तो खेत को तैयार करने के बाद हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो बेटे हमें जरूरत पड़ेगी गेहूं की उन्नत प्रजातियां। क्योंकि गेहूं जब हम खेत को तैयार कर लेते हैं गेहूं की फसल के लिए,
तो गेहूं तैयार करने के बाद हमें प्रजातियों का ही चुनाव करना होगा, जातियों का ही गेहूं की चुनाव करना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं हमारी प्रजातियां क्या हैं। चलिए बेटे आगे समझिए गेहूं की उन्नत प्रजातियां। तो बेटे गेहूं की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं समझो आप। देखो इसमें है ए नंबर पे है लंबी जातियां और बी नंबर पे है बौनी जातियां। लंबी जातियां कौन सी होती है? देखो जो गेहूं का पौधा होता है, गेहूं का पौधा काफी लंबा हो जाए वो गेहूं की लंबी प्रजाति होती है, और कुछ छोटे टाइप का गेहूं का पौधा रह जाए वो कैसी होती है? बौनी टाइप की प्रजाति होती है। किसकी? गेहूं की। तो बेटे इसमें देखिए गेहूं की जो लंबी जातियां हैं वो लंबी जातियां आपको ध्यान रखना है K65, K68, K72 और C306। ये जो गेहूं की हैं वो लंबी प्रजातियां हैं। आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। अलग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गेहूं की लंबी जातियां और बौनी जातियां कौन कौन सी हैं, 2 लंबी जातियां और 2 बौनी जातियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गेहूं की लंबी जातियां हैं वो कौन सी बेटे? K65, K68, K72 और C306। इसके बाद आती है बात बौनी जाति की। तो बौनी जाति में देखिए 2 भागों में इसे डिवाइड करेंगे, हम 2 या 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में देखिए हम पढ़ेंगे एक नंबर पे समय से बुवाई के लिए। जो समय से जब हम बुवाई करेंगे तो जैसे महीना आप समझो नवंबर का, कौन सा? नवंबर माह, ठीक। समय से बुवाई के लिए कौन कौन सी जातियां हैं गेहूं की वो आपको समझनी है। देखो समय से बुवाई के लिए PBW 502, 530, 340, PBW 502, 550, 340। इसके बाद DBW 17, UP 2338, यूपी देखिए 2338 है, UP 2382 और HD 2687, 2733, WH 542। ये जो जातियां हैं वो जातियां समय से बुवाई के लिए हैं। स्टार्टिंग में यानी नवंबर माह में जब आप समय से गेहूं की बुवाई करोगे तो ये जातियां आपकी बिल्कुल गेहूं के लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट देखिए विलंब से बुवाई। विलंब का मतलब है देरी होने पर बुवाई। जब विलंब होती है, गेहूं बोने के लिए देरी हो रही हो, विलंब हो रहा है जैसे दिसंबर माह में, तो आप क्या करोगे? देखो इसके लिए है लेट वाली है, विलंब वाली जो जातियां हैं गेहूं की वो हैं WH 711, 1021, PBW 373, 502, 590। इसके बाद है पूसा गोल्ड। कौन सी बेटे? पूसा गोल्ड। UP 2338, 2425, 2565 और आगे है मालवीय 234। इसके बाद है हलना के 7903। ये आपकी विलंब से बुवाई होने वाली जातियां हैं। इसके बाद देखिए कुछ ऐसी जातियां अभी आएंगी जो असंचित जगह पे उगाई जाने वाली गेहूं की जातियां हैं। असंचित दशाओं यानी कंडीशन कुछ ऐसी होगी जहां पर बेटे पानी की सुविधा नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, समझते हैं असंचित दशाओं के लिए। तो बेटे अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए बेटे अब हम समझेंगे जब कंडीशन कैसी हो। देखिए असंचित दशाओं के लिए, असंचित दशाओं का मतलब है कि जहां पर भी पानी की सुविधा गेहूं की खेती के लिए नहीं हो, पानी की सुविधा नहीं हो। जैसे डिपेंड रहता है किस पे रहते हो बेटे? रहते हो बारिश के ऊपर। जैसे बरसात होगी तब गेहूं में पानी लगेगा, अन्यथा वहां पे साधन नहीं है किसी भी प्रकार का पानी जल किसमें फसल में लगाने के लिए। तो उस कंडीशन में कुछ जातियां ऐसी होंगी जो असंचित दशाओं के लिए अच्छी रहती हैं। जैसे देखिए समझिए C306 सुजाता, C306 सुजाता, PBW 175, K78, PDW 233 और K9465 गोमती। इसके बाद है K8962 इंदिरा। ये कुछ जातियां गेहूं की ऐसी हैं जो असिंचित दशाओं के लिए उपयोगी हैं, जहां पर गेहूं के लिए पानी लगाने की व्यवस्था या सुविधा नहीं है। देखिए नोट करके हमने बेटे कुछ लिखा है, नोट करके आपको लिखी है। देखिए
PBW 343, 373, 502, 550, WH 711, UP 2338, राज्य 3765 और WH 542। इसके साथ साथ है HD 2733। ये प्रचलित जातियां उत्तम जातियां हैं। ये कुछ जातियां मैंने आपकी गेहूं की लिखी हैं, ये स्पेशली उत्तम जातियां हैं, बेस्ट जातियां इन्हें माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले हमने गेहूं की खेती के लिए खेत को तैयार कर लिया। खेत को तैयार करने के बाद गेहूं की उन्नत प्रजातियों को भी समझ लिया। अब बेटे हमें चाहिए होगा खाद और उर्वरक। तो अगली हेडिंग बेटे हमारी आएगी, वो आएगी खाद एवं उर्वरक। चलिए बेटे खाद एवं उर्वरक को समझिए। देखिए आपको बताना चाहूँगा बेटे, मेरे चैनल पे आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या हो उत्तराखंड बोर्ड से, दोनों का सिलेबस बेटे सेम है। तो मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स, बॉटनी, मैथ, एग्रोनॉमी, यानी कुल मिला के आपको सारे सब्जेक्ट क्लास 11 एग्रीकल्चर के मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियोज भी मिल जाएंगे। साथ में आपको सभी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बेटे मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप इस नंबर पे संपर्क करिए और बेटे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है सभी आप मेरे ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम दे दीजिए, मुझे दे दीजिए और आप टेंशन फ्री होके मेरे चैनल पे स्टडी करिए। बेटे मेरे चैनल पे अगर आप स्टडी करते हैं तो वादा करता हूँ आपसे, हंसते हुए जाओगे आप एग्ज़ाम देने के लिए, और जब एग्ज़ाम हॉल से जब निकलोगे तो बेटे हंसते हुए निकलोगे। अच्छा पेपर होगा, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। तो बेटे देखिए अब हम समझेंगे खाद एवं उर्वरक को। खाद एवं उर्वरक को समझने से पहले देखिए हमने क्या काम करा था। हमने भाई खेत को सबसे पहले तैयार करा था। जब हमने खेत को अच्छे से अपने गेहूं की खेती के लिए तैयार कर लिया, उसके बाद देखिए हमने क्या काम करा, हमने पता करा प्रजातियां, यानी गेहूं की जातियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। जब हमने गेहूं की जातियों का भी पता कर लिया, अब हमें चाहिए होगा खाद और उर्वरक, क्योंकि खाद और उर्वरक के बिना हम फसल को पैदा नहीं कर सकते। तो देखिए खाद और उर्वरक में किस प्रकार से आप यूज करोगे खाद और उर्वरक का। देखो बौनी जातियों के लिए आप इस्तेमाल करोगे, जो बौनी जातियां हैं गेहूं की, इस्तेमाल करोगे 120:60:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देशी एवं असिंचित दशाओं के लिए उर्वरकों की आधी मात्रा का प्रयोग करें। देखो आपसे कहा जा रहा है कि देशी एवं असिंचित दशाओं के लिए कंडीशन कैसी हो, असिंचित दशाओं वाली हो, तब आप उर्वरकों की आधी मात्रा का ही प्रयोग करोगे। 1/2 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ण मात्रा बोते समय, आप समझना यहाँ पे 1/2 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ण मात्रा कब, बोते समय लगाएं। शेष 1/2 नाइट्रोजन प्रथम सिंचाई पर लगाएं। तो इस प्रकार से देखिए हमने भाई सबसे पहली हेडिंग पढ़ी थी, वो पढ़ी थी खेत की तैयारी। खेत को तैयार भी करा, इसके बाद हमने गेहूं की प्रजातियां भी समझी, और थर्ड हेडिंग हमने समझी खाद एवं उर्वरक। जब हमने खाद एवं उर्वरक का भी पता लगा लिया तो अब हम समझेंगे बोने का समय। आखिर गेहूं को कब बोना चाहिए, कौन से समय बोना चाहिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगली हमारी जो हेडिंग है वो है बोने का समय, यानी गेहूं को बोने का समय, उचित समय क्या है। तो समझिए देखिए 7 नवंबर से 25 नवंबर तक। कब बेटे, 7 नवंबर से, देखो दे रखा है 7 नवंबर से 25 नवंबर तक। उपयुक्त समय 145 दिन में तैयार होने वाली फसलों की जातियों की बुवाई नवंबर माह में पूर्ण करें। देखो 7 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक उपयुक्त समय है। उपयुक्त समय आपको कितना मिलना चाहिए, 135 से 145 दिन मिल जाएंगे। अगर आप 7 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप गेहूं की बुवाई करते हो तो लगभग कितना समय मिल जाएगा, 135 से 145 दिन में तैयार होने वाली जातियों की बुवाई नवंबर माह में ही कर लेनी चाहिए। जैसे आपको लगता है कि कोई गेहूं की जाति ऐसी है जिसको पकने के लिए लगभग 135 से 145 दिन का समय लगता है, तो उस फसल को आप नवंबर माह के अंदर ही बो देनी चाहिए। आगे समझो,
देखो पछेती जातियां, कुछ गेहूं की जातियां ऐसी होती हैं जो लेट होती हैं, जो विलंब से बोई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा भी था पिछले वाले जब हमने जातियां पढ़ी थी, प्रजातियां पढ़ी थी गेहूं की, तो वहां पे आपने पढ़ा था विलंब से बोने वाली जातियां। तो देखिए ये पछेती जातियां हैं। पछेती जातियों को आप क्या करोगे बेटे गेहूं की, कि दिसंबर माह के अंत तक, दिसंबर अंत तक आप बो सकते हो। देखो दे रखा है कि पछेती जातियों की बुवाई दिसंबर अंत तक कर सकते हैं, जो लेट प्रजाति है गेहूं की। देखो हलना, आगे लिखा है हलना जाति। भाई गेहूं की एक हलना जाति है जो जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बोई जा सकती है। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बोई जा सकती है। कौन सी बेटे? गेहूं की हलना जाति। 25 दिसंबर के बाद बोने पर एक दिन पहले, देखो अगर आप 25 दिसंबर के बाद गेहूं को अपने खेत में बो रहे हो तब आपको क्या करना है भाई, एक दिन पहले यानी बोने से एक दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो गेहूं का बीज है उस बीज को आपको पानी में भिगोना पड़ेगा। जब आप पानी में बीज को भिगो देते हो तो उसमें जो होगा, जब आप बो दोगे अपने खेत में गेहूं को, तो उसका जो अंकुरण है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखो आपने क्या समझा, आपने समझा बोने का समय। बोने का समय, उपयुक्त समय नवंबर माह ही बिल्कुल अच्छा समय है। अगर आपको लगता है कि गेहूं की जो प्रजाति है उसको पकने में लगभग 135 से 145 दिन का समय लगता है, तो उचित समय है नवंबर माह के अंदर आपको गेहूं की बुवाई कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि विलंब हो रहा है, गेहूं की फसल को बोने के लिए क्या हो रही है, देरी हो रही है, तो देरी होने के लिए आप देखिए दिसंबर माह में भी, दिसंबर अंत तक भी गेहूं को आप बो सकते हो। अगर देखिए गेहूं अगर आप बो रहे हो जनवरी के प्रथम सप्ताह में, तो हल्ला एक ऐसी गेहूं की प्रजाति है जो आप जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी बो सकते हो। लेकिन गेहूं को उस समय बोते समय आपको क्या काम करना है कि एक दिन पहले, गेहूं बोने से एक दिन पहले गेहूं के बीज को आपको क्या करना है, पानी में भिगो लेना है। जब आप पानी में भिगो लोगे तो जब आप उसके बाद खेत में बोगे तो उसका अंकुरण बहुत जल्द हो जाएगा। तो बेटे इस प्रकार से देखिए हमने बोने के समय को भी पता कर लिया। अब हमारी अगली हेडिंग आएगी बीज की मात्रा, कि कितनी कितनी बीज की मात्रा किस हिसाब से खेत में बोनी है। चलिए बेटे अगली हेडिंग समझते हैं, बीज की मात्रा, कि किस जाति के लिए कितने बीज की मात्रा चाहिए होती है। तो बेटे समझो बोनी जाति का बीज है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर समय से बुवाई करने पर। देखो एक नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि जो गेहूं की बोनी जाती है अगर आप उसको समय से बोते हो तो कितने बीज की आवश्यकता होती है, या कितने किलोग्राम का बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोनी जाति का बीज जो है वो समय से अगर आप बुवाई करते हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। आगे देखो विलंब से होने पर, अगर भाई खेती में गेहूं बोने के लिए क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो विलंब होने पर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि विलंब से गेहूं को बोने पर उसकी जो गेहूं की बीज है वो कितने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाली जाएगी। तो आपको पता होनी चाहिए जब विलंब हो तो आपको 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बोनी है। आगे देखो लिखा है कि देसी लंबी जातियों का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आप किस प्रकार की फसल, किस प्रकार की जाति को चुनाव कर रहे हो। देखो आप कर रहे हो देसी लंबी जातियों की बीजों का चुनाव, तो आपको 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का चुनाव करना है। आगे है देखो डिबलर द्वारा बोने पर। डिबलर क्या है, डिबलर एक गेहूं को बोने का यंत्र है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप डिबलर के माध्यम से गेहूं को बो रहे हो तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा बीज की लगती है। अब क्या करोगे आप, बीज को बोने से पूर्व, जब आप खेत में बीज को बोगे, इससे बीज को बोने से पूर्व क्या करोगे आप कि बोविस्टिन, देखो बोविस्टिन या बीटावैक्स, ये लिखा है बीटावैक्स और ये है बोविस्टिन या बीटावैक्स रसायन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप क्या करोगे, शोधित करोगे यानी शुद्धिकरण करोगे। तो बेटे ये थी हमारी बीज की मात्रा। जब हमने बीज की मात्रा को भी समझ लिया तो अब हम समझेंगे अंतरण एवं गहराई को। अब हम समझेंगे अंतरण एवं गहराई को। देखिए आपको बताना चाहूंगा, आप सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, अच्छे से आप वीडियो को समझिए तो आपको गेहूं की खेती 100%
विश्वास रखिए आप कि आपको गेहूं की खेती पूरी वीडियो में ही याद हो जाएगी। आप इसकी टेंशन ना लें कि नोट्स कैसे बनेंगे, हम लिखेंगे साथ साथ में। देखिए साथ साथ में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ साथ में आपको समझना है। वीडियो को पूरी आप अच्छे से समझते हुए चलिए, मेरी बातों को आप समझते हुए चलिए। इसके जो PDF नोट्स हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक सेंड कर दिए जाएंगे। देखिए आपका व्हाट्सएप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है बेटा वो है 8650415957। आप इस नंबर पे संपर्क करिए और अपनी क्लास की संपूर्ण जानकारी ले लीजिए। तो बेटे हेडिंग है हमारी अंतरण एवं गहराई। समझिए, देखो बौनी जातियों के लिए पंक्तियों की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो बौनी जातियां हैं, बौनी जातियों के लिए पंक्तियों की दूरी, पंक्तियों का मतलब ये है, देखिए गेहूं की जो पंक्तियों की जो लाइन है, जो लाइनें हैं, इस प्रकार से गेहूं आप इस प्रकार से लाइनिंग से अपने खेत में बो रहे हो, तो जो उसकी दूरी है, पंक्तियों की ये दूरी है, ये आपकी 20 से 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम गहराई की बात करें तो गहराई देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेटे एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौनी जातियों, गेहूं की बौनी जातियों की पंक्तियों की जो दूरी होती है, दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 20 से 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है गहराई, गहराई कितनी होनी चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है देखिए देसी लंबी जाति 7 से 8 सेंटीमीटर गहरी बोते हैं और जो पंक्तियों की दूरी होती है वो 22.5 सेंटीमीटर पर रखते हैं। इस प्रकार से देखिए अंतरण एवं गहराई को भी हमने समझ लिया। तो बेटे अगली जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी सिंचाई। तो बेटे सिंचाई को भी समझते हैं। चलिए बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है सिंचाई। तो सिंचाई के लिए देखिए यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन बन सकता है अलग से भी। तो बेटे जरूरी नहीं है कि गेहूं की खेती में ही कंप्लीट आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ से इसमें से गेहूं की खेती में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और अति लघु टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है सिंचाई, तो सिंचाइयाँ आपको पता होनी चाहिए कि गेहूं की खेती में हम कितनी सिंचाइयाँ करते हैं और कितने कितने दिनों के अंतराल से करते हैं। इसके बाद कौन कौन सी अवस्था में गेहूं की खेती में सिंचाइयाँ की जाती हैं, तो समझो। देखो बौनी जातियों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर जब आप बौनी जाति का आपने चुनाव करा है, तो बौनी जाति का चुनाव करते समय आप कितना अंतर से सिंचाइयाँ करोगे, 20 से 25 दिन के अंतराल पर। कितने दिन पे बेटे, 20 से 25 दिन के अंतराल पर कम से कम 4 से 6 सिंचाइयाँ आप अवश्य करोगे। आगे समझो क्राउन जड़ अवस्था पर, भाई जब गेहूं कब हो, क्राउन जड़ अवस्था पर हो तो 20 से 25 दिन बाद आप सिंचाई कर सकते हो। इसके बाद दीर्घ संधि अवस्था पर बोने के 60-65 दिन बाद, 60-65 दिन बाद आप सिंचाई करेंगे। इसके बाद है दुग्धावस्था, जब देखिए गेहूं थोड़ा पौधा बड़ा हो जाता है और गेहूं के पौधे पे फूल आने की अवस्था होती है, यानी दुग्ध गेहूं के बीज में बनता होता है, दूध बनता होता है, तो बेटे उस समय आप 100 से 105 दिन का लगभग हो चुके होते हैं दिन बाद भी सिंचाई करनी चाहिए। अब देखिए एक लाइन मैंने नीचे लिखी है कि देसी गेहूं में 3 सिंचाइयां की जाती हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि देसी गेहूं में कितनी सिंचाइयां की जा सकती हैं। तो देखिए देसी गेहूं में 3 सिंचाइयां की जाती हैं। तो ये थी सिंचाइयों, ये मैंने सिंचाइयां आपको बताई कि कितनी सिंचाइयां करनी चाहिए। टोटल 4 से 6 सिंचाइयां करनी चाहिए। किस किस समय करनी चाहिए, तो देखिए क्राउन जड़ अवस्था के समय करनी चाहिए, दीर्घ संधि अवस्था के समय करनी चाहिए और दुग्धा अवस्था के समय करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुल मिला के सिंचाइयाँ थी। देखिए हमने अब सिंचाइयों को भी कवर कर लिया। जब हम गेहूं की सिंचाइयाँ कर लेंगे, गेहूं की सिंचाइयों को हमें पता चल गया कि किस किस समय पर गेहूं की सिंचाइयाँ की जाती हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा बेटा खरपतवार को नियंत्रण। खरपतवार जो गेहूं के अंदर होता है, खरपतवार को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसे हम समझते हैं। तो बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी खरपतवार नियंत्रण। बेटे अगली हेडिंग जो हमारी है वो है खरपतवार नियंत्रण। आप खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रण करोगे, तो देखिए खरपतवार को आप खुरपी और हैंड हो की सहायता से 1-2 निराई गुड़ाई करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। खरपतवार नियंत्रण में आप क्या लिखोगे कि भाई खरपतवार को आप खुरपी या हैंड हो की सहायता से 1-2 बार निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार को आप कंट्रोल
कर सकते हो। इसके बाद जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ये खरपतवार है, ठीक है, खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2,4-D आपने समझा कि वही खरपतवारों को खुरपी या हैंड हो की सहायता से 1-2 बार निकाई गुड़ाई करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, इन खरपतवारों को से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, 2,4-D सोडियम साल्ट 625 ग्राम मात्रा, 600 लीटर आइसोप्रोटोयूरान 35% किलोग्राम 75% किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोने के 30-35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम खरपतवार को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बेटे देखिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों को शेयर करिए। इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं करी है, तो बेटे वो सभी बच्चे आराम से घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आपने खरपतवार को नियंत्रण कर लिया, किस प्रकार से करा भाई, खरपतवार को आपने किस प्रकार से नियंत्रण करा कि खरपतवार को खुरपी और हैंड हो की सहायता से आपने 1 या 2 निराई गुड़ाई की और आराम से खरपतवार को कंट्रोल कर लिया। लेकिन कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तो उनके लिए आपने क्या करा, उनके लिए देखो कंट्रोल करने के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट 625 ग्राम मात्रा, 600 लीटर आइसोप्रोटोयूरान 75% किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोने के 30-35 दिन बाद इसका प्रयोग करते हैं। जब ये सब कर लोगे, ये पूरा प्रोसेस आप कर लोगे, तो खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो। तो बेटे इस प्रकार से देखिए हमने खरपतवार को भी कंट्रोल कर लिया। अब जो हमारी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी रोग व कीट नियंत्रण। रोग व कीट नियंत्रण को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग हमारी है वो है रोग व कीट नियंत्रण। गेहूं में किस प्रकार से रोगों को आप कंट्रोल करोगे और कीट को आप किस प्रकार से कंट्रोल करोगे। तो बेटे इस प्रकार से जो हमारी हेडिंग बनी है वो बनी है रोग कीट नियंत्रण। रोगों का प्लस कीटों का नियंत्रण आपको करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बीज लिप्त बीमारियां। आपसे अलग से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं की बीज लिप्त बीमारियों के नाम बताइए। तो गेहूं की बीज लिप्त जो बीमारियां हैं वो आपको 100% याद होनी चाहिए। तो देखो कह रहा है जैसे पहाड़ी बंट, बीज लिप्त बीमारियां जैसे पहाड़ी बंट, करनाल बंट, अनावृत कंडुआ को कंट्रोल करने के लिए बॉबिस्टेन, किसका बेटा, बॉबिस्टेन या बीटावैक्स, बॉबिस्टेन या बीटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलो बीजों की दर से शोधित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुल मिला के रोग व कीट नियंत्रण को भी ध्यान में रखना है। आगे है देखिए कीट कौन सा है, दीमक है और गुजिया है। दीमक और गुजिया को कंट्रोल करने के लिए लिंडेन डस्ट, किसका बेटा, लिंडेन डस्ट का 1.3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। आगे है देखो चूहों के नियंत्रण के लिए, चूहों से आप निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जिंक फास्फाइड या बेरियम कार्बोनेट से बनी जहरीले गोलियों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप रोग व कीट नियंत्रण से भी फसल को अपनी बचा सकते हो। अगर आप रोगों का प्लस कीटों का नियंत्रण नहीं कर पाते तो गेहूं की फसल को उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब इस समय में। तो देखिए आपने पढ़ा रोग व कीट नियंत्रण में भाई बीज लिप्त बीमारियां जैसे पहाड़ी बंट, करनाल बंट, अनावृत कंडुआ, ये आपको 3 कम से कम बीज लिप्त बीमारियां ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंडुआ को कंट्रोल करने के लिए भाई बॉबिस्टेन, बीटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलो बीजों की दर से शोधित करते हैं। आगे लिखा है भाई दीमक व गुजिया। दीमक और गुजिया क्या है, एक कीट है, ये दोनों कीट हैं। इस कीट को कंट्रोल करने के लिए लिंडेन डस्ट 1.3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें।
चूहों के कंट्रोल के लिए आप जिंक फास्फाइड या बेरियम कार्बोनेट से बनी जहरीली गोलियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए रोग व कीटों का हमने कंट्रोल कर लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी उपज। तो समझेंगे हम उपज के लिए। चलिए बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है उपज। क्या है बेटे? उपज। तो देखिए उपज में बेटे बौनी जाति की बात करें तो बौनी जाति के लिए 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बौनी जाति के लिए कितना? 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हम देसी लंबी जाति की बात करें तो देसी लंबी जाति के लिए 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना? 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो बेटे इस प्रकार से पूरी हमने गेहूं की जो खेती थी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। देखो गेहूं की खेती में सबसे पहले हमने क्या काम करा बेटा? सबसे पहले देखिए हमने खेत को तैयार किया। जब हमने खेत को तैयार कर लिया तो उसके बाद हमने गेहूं की उन्नत प्रजातियों को भी पढ़ा, गेहूं की उन्नत जातियों को समझा। जब हमने गेहूं की उन्नत जातियों का पता लगा लिया तो बेटे हमने खाद एवं उर्वरक की मात्रा का भी पता लगाया। जब हमें खाद और एवं उर्वरक की मात्रा का पता चल गया तो हमने पता करा कि बोने का समय उचित क्या है। तो बोने के समय का जब हमें पता चल गया फिर हमने बीज की मात्रा को भी पढ़ा। जब हमें बीज की मात्रा का पता चला फिर हमने अंतरण एवं गहराई को समझा। जब अंतरण और गहराई को समझ गए फिर हमने गेहूं की फसल में सिंचाइयाँ कितनी होती हैं तो हमने बेटे सिंचाइयों को समझा। जब हम सिंचाइयों को समझ लिया अच्छे से तो हमने खरपतवार को कंट्रोल करने की भी उपाय समझे। जब हमने खरपतवार को कंट्रोल कर लिया तो इसके बाद जो उपज है वो हेडिंग आ गई उपज। खरपतवार नियंत्रण के बाद देखिए हमने क्या काम करा भाई? नवी हेडिंग है रोग व कीट नियंत्रण। इस प्रकार से हमने रोगों को प्लस कीट का क्या करा? नियंत्रण किया। जब हमने रोग व कीटों का नियंत्रण कर लिया तो अगली जो हमारी हेडिंग आई वो आई उपज। उपज में देखिए बौनी जाति और देसी लंबी जाति। बौनी जाति के लिए 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर और देसी लंबी जाति के लिए 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो बेटे ये थी गेहूं की खेती। अब बेटे इसमें देखिए बल लाइनर वाले अति लघु प्लस निश्चित या ऑब्जेक्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन बेटे 10 साल तक के आए हुए क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक कवर कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 10 साल तक के आए हुए वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में अब सॉल्व करेंगे। चलिए बेटे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि गेहूं। पहला क्वेश्चन है यूपी 339 किस्म है। बेटे यूपी 339 किस्म किसकी है? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपी 319 किसकी किस्म है? आपका आंसर होगा बेटा गेहूं की। किसका हो जाएगा? गेहूं की। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें कि गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं। गेहूं की बौनी जातियों के जनक कौन हैं? तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा डॉक्टर, देखो इसका आंसर लिखोगे आप डॉक्टर नारवन ई बोरलोग। क्या होगा? डॉक्टर नारवन ई बोरलोग। गेहूं की बौनी जातियों के जो जनक है बेटे वो है डॉक्टर नारवन ई बोरलोग। देखो अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद करना है। एक क्वेश्चन ये याद करना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हरित क्रांति के जनक कौन है। क्या पूछा जा सकता है आपसे? आपसे पूछा जा सकता है कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो जो हरित क्रांति के जनक हैं वो विश्व की अगर मैं बात करूं, किसकी? विश्व की। तो विश्व में तो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर नारवन ई बोरलोग है। कौन है? डॉक्टर नारवन ई बोरलोग। अगर मैं भारत में बात करूं, किसमें बेटे? अगर मैं भारत में बात करूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है बेटा? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है बेटे? एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन है कि गेहूं की बौनी जातियों के जनक कौन है। तो गेहूं की जो बौनी जातियों के जनक हैं वो है डॉक्टर नारवन ई बोरलोग। लेकिन अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करें तो बेटे हरित क्रांति के जनक जो विश्व में हैं वो तो हैं डॉक्टर नारवन ई बोरलोग। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है तो वो बेटे हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन।
अगला देखो क्वेश्चन आपका बेटे ये है कि भाई 2,4D एक है, 2,4D एक है, तो 2,4D एक क्या है? तो बेटे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरपतवार नाशी। 2,4D एक क्या है? खरपतवार नाशी है। क्या हो जाएगा? खरपतवार नाशी। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि देर से गेहूं की फसल की बीज दर होती है। देखो मैंने आपसे कहा था पढ़ाते समय कि देर से और समय से बुवाई करते समय बीज दर आपसे पूछी जा सकती है। तो बेटे देर से यहाँ पूछ रहा है, देर से गेहूं की फसल की बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है गेहूं के में सेहू रोग फैलाता है। तो गेहूं में जो सेहू रोग फैलाता है वो कौन फैलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सूत्रकृमि। किसके द्वारा फैलता है बेटे? वो फैलता है सूत्रकृमि द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रकृमि। गेहूं में सेहू रोग फैलता है किसके माध्यम से? सूत्रकृमि द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखो कि भाई पछेती गेहूं में समय से बोने की अपेक्षा नाइट्रोजन देते हैं। पछेती गेहूं में समय से बोने की अपेक्षा नाइट्रोजन देते हैं, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत देते हैं? तो बेटे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 80%। कितना हो जाएगा? 80%। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बीजों के भंडारण के समय बीजों में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? अगर आप बीजों को भंडारण करते समय भंडारण बीजों का कर रहे हैं तो उस समय बीजों में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? तो बेटे उस समय जो नमी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 9 से 10%। कितनी? 9 से 10%। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के कंबाइन कटाई के बाद छूटे तने का क्या करना चाहिए? भाई गेहूं को जब वो अधभर से आधा पौधा कंबाइन से कट जाता है तो कंबाइन से कटने के बाद में जो आधा बचता है तना उसका क्या करना चाहिए? तो आपको पता है कि जमीन में पलट देना चाहिए। तो इसका बेटे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। भाई जमीन में क्या करना है? पलट देना चाहिए। जब आप गेहूं को कंबाइन से काट लेते हो, कंबाइन से काटने के बाद गेहूं का जो आधा तना नीचे बचता है उसको आप जमीन में पलट देना चाहिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे क्या हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी है? तो बेटे आपका आंसर हो जाएगा शिखर जड़ बढ़ने की अवस्था। क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा शिखर जड़ बनने की अवस्था। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है, तो आंसर आपका हो गया शिखर जड़ बनने की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अगला क्वेश्चन है बेटा साधारण गेहूं की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। साधारण गेहूं की प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है वो कितनी होती है? तो बेटे इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 50 kg। क्या हो जाएगा बेटा? 50 kg। अगला क्वेश्चन है गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन बताइए। जो गेहूं में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लूटेन। आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा ग्लूटेन। क्वेश्चन ये था कि गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो गेहूं में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है? ग्लूटेन। अगला क्वेश्चन है फैलेरिस माइनर किस फसल में उगने वाला खरपतवार है? क्वेश्चन क्या है कि फैलेरिस माइनर किस फसल में उगने वाला खरपतवार है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा गेहूं। किसमें? गेहूं में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फैलेरिस माइनर किस फसल में उगने वाला खरपतवार है? आपका आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि अन्न वाली फसलों के लिए उपयुक्त दो जैव रसायनों के या जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। जैव रसायन नहीं है बेटे, जैव उर्वरक है। जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका पहला एजोटोबैक्टर। एक हो जाएगा आपका एजोटोबैक्टर। इसके बाद सेकंड हो जाएगा आपका बेटा वो हो जाएगा BAM। क्या हो जाएगा?
BAM। आपने देखा क्वेश्चन ये था कि अन्न वाली फसलों के लिए उपयुक्त दो जैव उर्वरकों के नाम बताओ। तो एक हो गया एजोटोबैक्टर, दूसरा होगा BAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस क्रम में बीज शोधन किया जाता है। तो देखिए आंसर है हमारा राइजोबियम, फंजीसाइड एवं इंसेक्टिसाइड। तो राइजोबियम, फंजीसाइड एवं इंसेक्टिसाइड इस क्रम में बीज का शोधन किया जाता है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा तो उल्टे सुल्टे भी मिल सकते हैं। सबसे पहले दिया होगा फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम। इसका क्रम है वो क्रम उल्टा दिया होगा, तो आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले राइजोबियम, फिर फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि गेहूं की ड्यूरम जातियों के नाम बताओ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं की ड्यूरम जातियों के नाम बताइए। तो देखिए MACS 1967, 2486, PDW 223 और WH 896। अगला क्वेश्चन है देखिए फफूंदीनाशी रसायनों के नाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फफूंदीनाशी रसायनों के नाम बताइए। तो हो जाएगा बीटावैक्स, बॉबस्टेन, जैकस्टेन, एग्रोसन, GN। अगला क्वेश्चन देखिए गेहूं के मुख्य खरपतवार। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के मुख्य खरपतवार बताइए। तो गेहूं का मामा, बथुआ, चटरी मटरी, अकरा, कृष्णनील, जंगली जई और गजरी आदि, ये क्या है गेहूं के मुख्य खरपतवार हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा गेहूं के दाने का पोषण मूल्य बताइए। गेहूं के दाने में पोषण कौन कौन सा होता है। तो देखिए प्रोटीन होती है 9 से 12%, वसा होती है बेटे 2%, कार्बोहाइड्रेट 70% और खनिज लवण होता है वो होता है 3%। अगला देखिए रेशे फाइबर्स होते हैं 2%, इसके बाद शेष नमी पाई जाती है। तो गेहूं के दाने का पोषण आपने पता करा, प्रोटीन कितने परसेंट, 9 से 12%, वसा होती है 2%, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है कितना 70%, खनिज लवण 3% और रेशे फाइबर्स होते हैं 2% तथा शेष नमी पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि विश्व में गेहूं की अधिकतम उत्पादकता कहाँ व कितनी है। तो आपको पता होनी चाहिए कि विश्व के अंदर गेहूं की जो उत्पादकता है वो सबसे ज्यादा है चीन में। कहाँ पे है बेटे, सबसे ज्यादा है गेहूं की उत्पादकता चीन के अंदर। कितनी है, अगर मैं कितनी की बात करूं तो 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कितनी है बेटा, 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विश्व में गेहूं की अधिकतम उत्पादकता कहां व कितनी है। तो आपका कहां का मतलब हो जाएगा चीन। विश्व में चीन के अंदर गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक है और कितनी है 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो बेटे इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। पूरा चैप्टर हमने गेहूं की खेती का कंप्लीट कर लिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।